प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, एजुकेशन सिस्टम को लेकर आए दिन सवाल उठाए जाते हैं। हिंदुस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम उस पर काफ़ी नुक्ताचीनी की जाती है और ये कहा जाता है कि ग्लोबली हिंदुस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो अपने आप को मनवा सके और बैरूनी ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ से तलबा आकर हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, ऐसा नहीं होता है। तो ये ऐसा क्यों है? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हालांकि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की कमी है जिसकी वजह नुक्ताचीनी का और बैरून ममालिक वो हासिल नहीं कर पाए। इस ताल्लुक़ से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साबिक़ा वाइस चांसलर, वो डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के सदर, वो साबिक़ा रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर सलेमान सिद्दीकी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यस जी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे, जब यूनिवर्सिटी की हालत कैसी थी, ज़रा मुख्तसरन इस बारे में बताइए। उस्मान यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द उस्मान यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की एक लार्जेस्ट एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज में से एक है। जी, मैं जब वाइस चांसलर था तो उस्मान यूनिवर्सिटी में तकरीबन 900 से ज्यादा एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, 6 कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस थे। इसके अलावा 8 पीजी सेंटर्स भी थे और उस्मान यूनिवर्सिटी में 11 फैकल्टीज हैं, तकरीबन 56 डिपार्टमेंट्स हैं, कई रिसर्च सेंटर्स हैं। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज इन एशिया। जी, और उस्मान यूनिवर्सिटी मेरे हटने के 2-3 साल के बाद उस्मान यूनिवर्सिटी ने 100 साल मुकम्मिल किए। ये एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वो इसलिए मानी जाती है कि हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा तलबा अमेरिका, यूरोप में आज काम कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा और तलबा हमारे बैरूनी ममालिक में काम कर रहे हैं। ये इस यूनिवर्सिटी की एक खुसूसियत है। नासा जो अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, उसमें हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे तलबा काम कर रहे हैं। सीनियर फैकल्टी मेंबर्स भी वहाँ जाकर आए हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर। और दूसरी अहम बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जब मैं वाइस चांसलर था, सबसे ज़्यादा फॉरेन ममालिक के तलबा हमारे पास पढ़ते थे। हमारी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, इंजीनियरिंग में, आर्ट्स में, सोशल साइंसेस में, साइंस में, मास्टर्स लेवल पे, यूजी लेवल पे और पीएचडी लेवल पे कई एक तलबा हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। मैं जब वाइस चांसलर था तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि तकरीबन मोर देन 7,000 स्टूडेंट्स जो कि फॉरेन कंट्री से ताल्लुक़ रखते थे, रजिस्टर्ड थे और तालीम हासिल कर रहे थे। जी, जी। इतना सब रहने के बावजूद हमारी यूनिवर्सिटी टॉप लिस्ट में क्यों नहीं आती? क्या वजह है? 2-3 चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास, जब मैं तालिब इल्म था 1965 में, जब मैं एमए कर रहा था और जब मैं पीएचडी कर रहा था, उस वक्त उस्मान यूनिवर्सिटी में 95% अर्बन स्टूडेंट्स हुआ करते थे। जी। और इस वक्त ये आलम है कि 99.5% रूरल तलबा हमारे पास पढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। ये एक इस गोशे की तरफ निशानदेही करती है कि उस्मान यूनिवर्सिटी का एक्सपेंशन डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो चुका है। जी। और इसका डिसएडवांटेज पॉइंट ये है कि जो बच्चे हमारे पास रूरल एरिया से आ रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े खराब हैं। अंग्रेजी उनकी कमजोर है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है। उस्मान यूनिवर्सिटी हर बार ये कोशिश करती रही है कि ईएलटीसी डिपार्टमेंट्स कायम की जाएं, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सेल्स कायम की जाएं। हमारे पीछे इफ्लू यूनिवर्सिटी है जिसमें
डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरफ से कई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। ELTC डिपार्टमेंट हमारे पास आर्ट्स कॉलेज में है। ELTC डिपार्टमेंट हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज में है। लैंग्वेज लैब हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर रखा है। अत्तल इम्कान ये कोशिश की जाती है कि बच्चे चाहे वो तेलुगु में क्यों ना पढ़ें, उर्दू में क्यों ना पढ़ें, मगर उनके कम्युनिकेशन ऐसे हों कि वो जो सीख रहे हैं उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें। ये एक बड़ी हमारे वास्ते रुकावट रही है, जिसकी वजह से हमारी फेम एंड नेम जो है वो कम हुआ है। जी, मैंने भी देखा था लैंग्वेज लैब आपका बड़ा बेहतरीन लैब है, वसी भी है। इसके बावजूद बच्चे वहीं के तलबा होने के बावजूद इससे इस्तेफादा क्यों नहीं करते या नहीं कर पाते? ऑलरेडी उनकी जो हाई स्कूलिंग थी वो बहुत ही डिफेक्टिव थी, जिसकी वजह से ऑल ऑफ ए सडन अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर कम्युनिकेशन इम्प्रूव किए जाने की कोशिश की जाए तो वो नहीं कर पा रहे हैं। जी, इसकी कई एक वजूहत हैं। एक तो ये है कि 10+2 तक उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तेलुगु रहता है, और वो जब यूनिवर्सिटी में आते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के वास्ते, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। 1 साल लग जाता तकरीबन उनको कुछ कम्युनिकेट करने में, लेसन्स को समझने में। और दी सिचुएशन इज हमारे को हम इस बात की ज़रूरत है कि हम लोग मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्न एरा की तरफ चेंज अभी तक हमारे पास यूनिवर्सिटी में नहीं आया। अच्छा, मेरा अपना ये ख्याल है कि आज के दौर में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम, सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम, सोसाइटी एंड एज, जो तब्दीली यूनिवर्सिटीज में आनी चाहिए वो अभी तक आई नहीं है। उसके लिए कई एक चीज़ों की ज़रूरत है। मसलन ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्टेंस लर्निंग जो है वो मोस्ट पावरफुल होनी चाहिए। मैं जब अटलांटा यूनिवर्सिटी गया था तो मुझे ये बताया गया था कि उनके पास 20,000 डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज रेडी हैं, जबकि हमारी किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में 20,000 डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग के कोर्सेज मौजूद नहीं हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे इज ऑनलाइन कोर्सेज। ये पैंडेमिक से ये बात जाहिर हो चुकी है कि हमारे पास किन चीज़ों की कमी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट lacuna which is being faced today is the online courses. ऑनलाइन कोर्सेज की जरूरत है, फिनिशिंग स्कूल कोर्सेज की जरूरत है, ELTC कोर्सेज की जरूरत है, लैंग्वेज लैब के कोर्सेज की जरूरत है, वर्चुअल क्लासरूम की जरूरत है। ये यूनिवर्सिटीज में अभी तक ये ट्रांजिशन हमारे पास नहीं आया है। मैं जब वाइस चांसलर था तो मैंने कोशिश की थी और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जी, लैंग्वेज लैब तो पहले से मौजूद है और फिनिशिंग स्कूल की भी काफ़ी अरसे से बात की जा रही है, मगर अभी तक क्या वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के फिनिशिंग स्कूल्स तैयार नहीं हुए हमारे पास? मेरा अपना ये ख्याल है कि ना सिर्फ उस्मानिया में बल्कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी फिनिशिंग स्कूल्स अभी तक उस लेवल के जिस लेवल के होने चाहिए वो अभी तक आए नहीं। जी जी, तो अब मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करते हुए अगर यूनिवर्सिटी को ग्लोबल स्टैंडर्ड की बनाना है तो अब क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो आना है वो जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में आना है। आज का रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे तलबा इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार हों कि वो 24/7 काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। मसलन ये कि जेनपैक्ट, सत्यम, इन्फोसिस, बड़ी-बड़ी जितनी कंपनियां हैं वहाँ पे देखिए आप 24/7 वो कंपनीज काम कर रही हैं। हाँ, हमारे बच्चे ये 24/7 के कॉन्सेप्ट से अभी भी वाकिफ नहीं हैं। आज के दौर में मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक बच्ची कनाडा मैगिल यूनिवर्सिटी से MA इन इंग्लिश लिटरेचर करके शादी हुई उसकी, वो कुवैत गई और कुवैत जाने के बाद एक इंग्लिश स्कूल का नोटिफिकेशन देखी कि इंग्लिश टीचर की जरूरत है। वो अप्लाई करी, इंटरव्यू दी। 18 कैंडिडेट्स में 18 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद प्रिंसिपल आके बाहर आके बोली कि यू आर द बेस्ट। और दूसरा जो ये मैडम बहुत खुश हो गए कि सर आई एम द बेस्ट। और दूसरा जो बोली कि यू आर नॉट सेलेक्टेड। तो ये ताज्जुब में पड़ गई कि सर आई एम द बेस्ट बट आई एम नॉट सेलेक्टेड। तो उससे पूछी कि सर ये क्या बात है? तो उन्होंने बोली कि नो, यू आर हैविंग वेरी गुड नॉलेज एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड, यू आर हैविंग मास्टर्स डिग्री बट यू डोंट हैव टीचर ट्रेनिंग कोर्स। So she was so disappointed. She went, drove her car and went home.
and then locked down to various universities in Cambridge, Oxford, Princeton University, कंप्यूटर पे जाके लॉग ऑन करी। तो उसको इत्तेफाक से लंदन की किसी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कोर्स मिला डिप्लोमा का जो 3 महीने का था, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का। She swiped the card, downloaded the material, completed the study in 2 months, and then requested for the diploma to be downloaded. They refused they refused, and they said no. What you have to do is you have to come to London and teach for 20 days in a school. Then only the diploma can be given to you. अच्छा। दोनों मियाँ बीवी लंदन गए, 20 दिन स्कूल में पढ़ाई, वापस आई और वही सर्टिफिकेट लेके फिर उसी स्कूल को गई और 6,000 कुवैती दिनार के ऊपर उसका अपॉइंटमेंट हुआ। माशाअल्लाह। ये कॉन्सेप्ट हमारे बच्चों में नहीं है आज भी। और ये जो एज है ये सेल्फ लर्निंग एज है, सेल्फ लर्नर एज है। आज का जमाना ऐसा है कि आप घर बैठ के ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपके बेडरूम से आप एक्सेस कर सकते, किसी भी डिप्लोमा कोर्स में, डिग्री कोर्स में आप एडमिशन ले सकते, आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते। अभी मेरी भांजी की 2 बच्चियां हैं, वो कुवैत में दुबई गई, तो टोरंटो यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन है। तो दुबई में जाने के बाद ये फ्लाइट्स वगैरह की वजह से पैंडेमिक की वजह से अटक गए, तो वो लोगों की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बराबर। रात में 1 बजे से सुबह के 4 बजे तक क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, ग्रेडिंग हो रही है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आज अभी भी मौजूद नहीं है यूनिवर्सिटीज में। और ये जो अभी मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाया कि सर लंदन जाके कोर्स कंप्लीट करके आ गई, हमारे बच्चे क्यों नहीं भाई घर में बैठ के एक डिप्लोमा कोर्स करते? हमारे बच्चे क्यों नहीं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स के, आर्ट कॉलेज के, या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, या बॉटनी डिपार्टमेंट के, प्रिंसटन का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स क्यों नहीं करते? अगर ये यहाँ की डिग्री और वो एक सर्टिफिकेट कोर्स रहा तो उस तालिब इल्म की, उस बच्ची की या उस बच्चे की मार्केटेबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती। ये कॉन्सेप्ट्स की हमारे पास कमी है, 24/7 की कमी है, नए कोर्सेज, नए डिप्लोमा कोर्सेज करने की कमी है, राइट। और सेल्फ लर्निंग एज का कॉन्सेप्ट अभी भी हमारे पास डीप रूटेड नहीं है जी। इन चीजों की जरूरत है, इसकी तरफ हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज में तवज्जो कराएं। जी, आपके दौर में जो एफिलिएटेड कॉलेजेस थे वो 900 प्लस थे जी। अब कितने हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस? मेरा अंदाजा ये है कि अब जबकि नई 6 यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, करीमनगर में, निजामाबाद में, नलगुंडा में, महबूबनगर में, मेरा अपना ये ख्याल है कि 500 के ऊपर एफिलिएटेड कॉलेजेस अभी भी हैं। अच्छा। इसलिए हम लोग शहर को कैटर करते हैं, शहर में ही कुछ 300 के ऊपर कॉलेजेस हैं। जी जी। तो ये इतने सारे जो कॉलेजेस हैं, ये सारे कॉलेजेस से जब बच्चे पास होकर निकलते हैं तो रिप्रेजेंट तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ही करेंगे। तो यूनिवर्सिटी में तो ये सारा लैंग्वेज लैब और ये 24/7 वर्क कल्चर का जो आपने बात की है, लर्निंग कल्चर की बात की है, ये यूनिवर्सिटी में तो हो जाएगा, मगर जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता और वो नहीं कर पाते। राइट, ये सही है, बड़ी हद तक ये सही है। लेकिन मसलन अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेजेस में जाएंगे जो कि यूजी प्रोग्राम्स कर रहे हैं और पीजी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कई अच्छे कॉलेजों से बहुत अच्छा है और उनके पास ये फैसिलिटीज हैं। ये नए हैबिट जो हैं वो अपने तलबा में इनकलकेट कर रहे हैं। अगर पूरे हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस उस्मानिया के और दूसरी 6 यूनिवर्सिटीज के ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे बच्चों में इनकलकेट करना शुरू कर दें तो एक इनकलाब बर्पा हो सकता है। जी जी, मगर ये हो नहीं पा रहा है, यकीनन नहीं हो रहा है। अगर होता तो आज हम लोग इस पैंडेमिक के माहौल में इतने परेशान ना होते और हमारी एजुकेशन की ये कैफियत या ये दुर्गत ना होती। जी जी। ये तो बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं जो सिलेबस को जिस तरह से एडमिनिस्टर किया जाता है और फिर जिस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न जैसा होता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये तशफ़ी बख्श है? नहीं, बिल्कुल तशफ़ी बख्श नहीं है, आउटडेटेड है। अगर मुझे हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए तो मैं ये कहूँगा कि ये आउटडेटेड है।
हमारे पास के जो कोर्सेज हम लोग मुख्तलिफ फैकल्टीज में, मसलन के आर्ट्स फैकल्टी में, ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेस में और साइंस में जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उसमें बड़ी हद तक बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। लेकिन इस बात की सख्त जरूरत है कि हम लोग अपने कोर्सेज को ऐसा डिवाइस करें कि आज के लिहाज से उसकी मार्केटेबिलिटी क्या है जी। ऐसे कोर्सेज बनाना जरूरी है यूनिवर्सिटीज को, ताकि हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम में आके काम करने के काबिल हो जाए। मैं जब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था तो एक यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री हब खोला था। अच्छा। उस यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री हब खोलने का मकसद ये था कि हमारा जो सिलेबस है, पर्टिकुलरली साइंस में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, एमबीए में, एमसीए में और कॉमर्स के कोर्सेस में ऐसा सिलेबस बनाया जाए जिसकी वजह से हमारे बच्चे मार्केटेबल हो सकें। तो मैंने हमारे हर डिपार्टमेंट के बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऊपर हर इंडस्ट्री के एक आदमी को उसमें मेंबर बनाया था, ताकि सलाह मशवरा करके सिलेबस फ्रेम किया जाए। ये वक्त की सख्त अहम जरूरत है कि हम लोग ऐसे कोर्सेज बनाएं कि इंडस्ट्रीज में उनकी खपत हो सके। ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि इंडस्ट्री के लोग हमको गाइड करें कि हमारा सिलेबस किस किस्म का होना चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री हब जब खुला तो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोग आके मुझसे ये बोलते थे कि सर आप योर स्टूडेंट्स आर गुड इन थियरी बट दे आर बैड इन प्रैक्टिकल। जी। तो मैं बोला भाई बैड इन प्रैक्टिकल्स तो आप लोग आके हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर खोलिए, तो ताकि मैं इंजीनियरिंग का आखिरी साल का आखिरी सेमेस्टर इंक्यूबेशन के लिए रख दूं, ताकि बच्चे इंक्यूबेशन सेंटर में ट्रेन हो जाएं और आपकी इंडस्ट्री में अपॉइंटमेंट के बाद फौरी उनकी खपत हो जाए। इनफैक्ट दूसरे अल्फाज में आप लोग ये बोल रहे थे कि साहब मैं रेडीमेड पार्ले जी बिस्किट बना के दूं आपको, तो ये तो नामुमकिन है। until unless industry helps the universities and unless the industry comes and starts incubation centers, तो वो उसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर खर्चा होता है। तो मैं बोला ठीक है सर, ये मत कीजिए, हम लास्ट सेमेस्टर के बच्चे आपकी इंडस्ट्री को भिजा देते हैं, आप वहां पे ट्रेन कर लीजिए और उनको अपॉइंट कर लीजिए। तो दैट इज प्रैक्टिकल एंड फीजिबल। जी। तो बहरहाल देयर वर डिफिकल्टीज बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द इंडस्ट्री। तो जरूरत इस बात की है कि सर प्रैक्टिकली ओरिएंटेड कोर्सेज होना, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के लिहाज से कोर्सेज होना, प्राइवेट इंडस्ट्री के लिहाज से कोर्सेज होना, कारपोरेट हाउसेस के लिहाज से कोर्सेज होना जी। और ये होना कि सर वो बच्चे प्रैक्टिकली ओरिएंटेड रहना, ताकि 1 महीने 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनकी खपत हो सके। ये यूनिवर्सिटीज में नहीं हो रहा है, ये आज का रिक्वायरमेंट है। ये बगैर इसके यूनिवर्सिटीज आगे नहीं बढ़ सकती जी। तो एक चीज ये, हर साल पहले ये बोलते थे कि हर 10 साल के बाद सिलेबस रिवाइज करना, मेरे पीरियड में आने तक ये हो गया कि सर हर 5 साल के बाद रिवाइज करना। मुझे रिटायर होकर 10 साल हो चुके हैं, मेरा अपना ये ख्याल है कि हर 2 साल के बाद कोर्सेज को रिवाइज करना चाहिए, वो कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो कि मार्केटेबल है। मसलन के इंश्योरेंस कंपनी, मसलन के एयरफोर्स, मसलन के इंडस्ट्री, मसलन के कारपोरेट हाउसेस, प्राइवेट सेक्टर, इसमें इस किस्म के तलबा की जरूरत है जो कि वहां पे उनकी खपत हो सके। वो सोच के अकॉर्डिंगली ये कोर्सेज शुरू करना चाहिए। मैंने पैरामेडिकल कोर्सेज अपने पीरियड में 8 पैरामेडिकल कोर्सेज ग्लोबल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल से एमओयू करके शुरू किए थे, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जा रहे थे। मैंने निजाम कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर आईसीआईसीआई बैंक से एक एमओयू करके खोला था, वुमेन्स कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर, निजाम कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर, पीजी कॉलेज सिकंदराबाद में एक और आर्ट्स कॉलेज में एक। और उनको ये था कि बच्चे 3 बजे तक पढ़ेंगे, 3 बजे से 5 बजे तक ये इंक्यूबेशन सेंटर में सीखेंगे और जब उनको 70% मार्क आएंगे तो उनको 10,000 रुपए की तनख्वाह पे उसी वक्त अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। अच्छा, ये होना, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एज, द टाइम एंड द सोसाइटी। जी। तो आपने इतने अच्छे जो इकदाम किए थे, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री हब आपने कायम किया था, तो क्या वो बरकरार नहीं रहा? नहीं रहा। वजह क्या हो सकती है इसकी? उसकी वजह मुझसे मत पूछिए, उनसे पूछिए जिन्होंने बंद। अच्छा जी। इसके अलावा आपने
इंक्यूबेशन सेंटर भी हॉस्पिटल से टाई अप करके किया, जिसकी वजह से जो है तकर्रुरात डायरेक्ट अमल में आ रहे थे। जी। मेरी इंजीनियरिंग की फैकल्टी जाके सत्यम में पढ़ाती थी रेगुलर। अच्छा, 2 साल अच्छा। ये काम हुआ। यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री हब के तहत जेनपैक के 200 बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। और वो किस कोर्स के तहत पढ़ते थे? अर्न व्हाइल यू लर्न, एक स्कीम शुरू की थी मैंने, उसका नाम है कमाइए पढ़ते वक्त, अर्न व्हाइल यू लर्न। और इसमें 200 बच्चे जेनपैक के ऑल इंडिया बेसिस पर सेलेक्ट करके लाए गए थे, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन थे, जो दिल्ली, महाराष्ट्र, बम्बई, मद्रास, चेन्नई, दुनिया के हिंदुस्तान के हर कोने से उसमें थे। वो लोग मेरे साथ 2 दिन रहते थे, हफ्ता और इतवार। उनकी 30,000 रुपए की फीस जेनपैक देती थी और उनकी तनख्वाह में से 1,000 रुपए महीना डिडक्ट करती थी। अच्छा। ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई थी। उनको 1 दिन की छुट्टी भी दी जाती थी ताकि वो रिकूप कर सके। जी। तो 4 दिन जेनपैक में काम करते थे, 2 दिन मेरे साथ रहते थे, 1 दिन की छुट्टी होती थी। दिस वाज द स्कीम व्हिच वाज कॉल्ड लर्न व्हाइल यू अर्न। जी। और इसके तहत आप यकीन नहीं करेंगे, 1 साल के अंदर 80 लाख रुपए मैंने जमा किए यूनिवर्सिटी के लिए। जी। ये ज्यादा रकम नहीं है, लेकिन अगर ये जारी और सारी रहता तो हम ऐसे बच्चों को पैदा कर सकते थे जो कि जिनकी के इंडस्ट्रीज में खपत है, जिनकी के प्राइवेट सेक्टर में, कारपोरेट हाउसेस में जरूरत है इस वक्त। मतलब नहीं कि एयरपोर्ट में काम करने वाले नहीं है, इंश्योरेंस में काम करने वाले नहीं है, मेडिकल सेक्टर में काम करने वाले नहीं है, बैंकिंग सिस्टम में काम करने वाले नहीं है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम ऐसे कोर्सेस ऑफर करना जिसकी वजह से हमारे बच्चे आज निकले, कल उनकी खपत आज नहीं होगा। जी। जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो या तो एनुअल एग्जाम है या तो ईयर वाइज अपने सेमेस्टर सिस्टम है, ईयर वाइज स्कीम या सेमेस्टर, तो ये दोनों सिस्टम से आप मुतमईन हैं या फिर आप कोई नया सिस्टम चाहते हैं? नहीं, वो बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं बोलना जरूरी है कि ये जो एनुअल असेसमेंट है, ये एक डिलैपिलेटेड एज ओल्ड मिडिवल सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में हर हफ्ता प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, हर हफ्ता उनका असेसमेंट होता है, राउंड द एकेडमिक ईयर असेसमेंट होता है, राइट। ये जरूरी है कि सर हमारे बच्चों को भी ये जो सिस्टम है एनुअल सिस्टम से निकाल के रेगुलर थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर असेसमेंट करना जरूरी है। उसके लिए सेमिनार जरूरी हैं, उसके लिए पेपर प्रेजेंटेशन जरूरी है, उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस का अरेंज करना जरूरी है, उसके लिए असाइनमेंट्स का सबमिट करना जरूरी है। उसके अंदर टीचर को भी मेहनत करनी पड़ती है, हमारे टीचर भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। ये जो सिस्टम है इसको पूरी तरीके से चेंज करने की जरूरत है। एनुअल एग्जाम सिर्फ 20 मार्क का होना चाहिए जी, 20 मार्क्स ओनली। अब हमारे पास जो सिस्टम है उसके अंदर ये है, पूरे सिलेबस में से 10 सवाल दिए जाते हैं, 5 सवाल के जवाब दे दीजिए। तो बच्चा 60% भी पढ़ के आ गया तो 4 सवाल के जवाब तो दे ही देगा। ये तो कोई सिस्टम नहीं हुआ। सिस्टम ये होना चाहिए कि सर जैसे ही आप बैठे 10 दिन के अंदर पहला पेपर प्रेजेंट करना, 10 दिन के अंदर आप क्विज कंपटीशन करना, 10 दिन के अंदर आप पेपर सेमिनार करना, 10 दिन के अंदर आप कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करने के लिए तैयार रहना। Throughout the academic year, your assessment should be of 80%. जी। Your annual exam should be of 20%. And that too, उसके अंदर भी हर यूनिट में से क्वेश्चन आना और हर यूनिट में से बच्चा अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं होना कि 100% का सिलेबस है, उसके अंदर से 60%, 50% पढ़ के आ गए, 3-4 सवालों के जवाब दे दिए और पास हो गए। नहीं, हर यूनिट पढ़ना बच्चा, ताकि उसकी नॉलेज इजाफा हो। दिस dilapidated system of annual evaluation has to go. Examination should be of a different type. Assessment of the student should be of a different type. It has to be throughout the year. This is happening everywhere, all over the world, except in our university. ठीक है। हमारे पास अभी इंटरनल असेसमेंट शुरू हुआ है, हमारे पास अभी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम शुरू हुआ है। क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम जो है उसके अंदर ये है कि सर 70% आप इस्लामिक स्टडीज पढ़िए, या 70% आप केमिस्ट्री पढ़िए या फिजिक्स पढ़िए, 30% या तो आप कंप्यूटर्स पढ़ लीजिए, या इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए, या इंटरनेशनल लॉ पढ़ लीजिए, या इस्लामिक लॉ पढ़ लीजिए।
ताकि आपकी मार्केटेबिलिटी डिफरेंट होना। अगर मैं तेलुगु डिपार्टमेंट में हूँ या संस्कृत डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं 70% तेलुगु और 70% संस्कृत पढ़ूंगा और 30% मैं बैंकिंग सिस्टम पढ़ूंगा। तो मेरे बच्चे की जो तेलुगु का पंडित है वो मार्केट में जाने के काबिल है, उसको कंप्यूटर आता है, उसको मार्केटिंग आती है, उसके नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं जो है सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये नहीं हो रहा। जी, अभी आपने जो वीकली असेसमेंट की बात की है, राउंड द ईयर असेसमेंट की बात की है, एनुअल एग्ज़ाम होता है, उसमें जो है एग्ज़ाम में एवेल्यूएशन में ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब ये वीकली असेसमेंट होगा, ये होगा तो ये बिल्कुल ही लोकलाइज्ड हो जाएगा। अब ये कॉलेजेस में पर्सनल बायसेस रहते हैं, पर्सनल प्रेफरेंसेस रहते हैं लेक्चरर्स के, स्टूडेंट्स के मुतालिक, और इसमें ऑब्जेक्टिविटी कम, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? सर अगर ऐसा है तो फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में ये सिस्टम कामयाब क्यों है? वहां पे भी यही है, वहां पे भी सेमिनार होता है, वहां पे भी आपको पेपर प्रेजेंट करना पड़ता है, वहां पे भी आपका असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर होता है। वहां पे कोई टीचर किसी के पास किसी के लिए बायस नहीं रहता, मेरा भांजा है या मेरा भतीजा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जी। यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। जो आपका पोजीशन है वो आप पोजीशन लीजिए, उसके लिहाज से करिए। तो इसलिए इसमें चेंज में, कोई भी ट्रांजिशन जब होता है सोसाइटी में या किसी भी सिस्टम में, तो वो एक पल में या एक साल में नहीं होता। जी। It takes lot of time. It जी। will take lot of energy. It takes lot of energy on the part of the teacher to acclimatize the students to this type of system. जी। जी। और उसकी जरूरत है। जी। उसी वक्त हम लोग ऐसे बच्चे पैदा कर सकेंगे जो कि मार्केटेबल हैं, जो कि किसी भी जगह खप सकते हैं। जी, बहुत अच्छे आपने सुझाव दिए, बहुत अच्छे इंकशाफात आपने किए, और आपके दौर में जो जो कारनामे अंजाम दिए गए बहुत ही काबिल तहसीन है। अब ये उसको कंटिन्यू नहीं किया गया, वरना उस्मानिया यूनिवर्सिटी का हाल कुछ और ही होता था। अब आगे उनकी तौफीक पे है कि अगर उन्होंने करते हैं तो लोगों का, बच्चों का फ़ायदा होता है, नाम होता है, यूनिवर्सिटी का नाम होता है, कंट्री का नाम होता है। तो अब आप जी कुछ फरमाना चाह रहे हैं आप? जी, वो जरूरत इस बात की है कि ट्रांजिशन हमारी यूनिवर्सिटीज में नहीं हो रहा है। तो मिडिवल से मॉडर्न में तो आ गए, मगर जी। मॉडर्न जी। से पोस्ट मॉडर्न में नहीं आ रहे हैं। जी। जी। पोस्ट मॉडर्न में ये जो है घर बैठ के पढ़ने का वक्त है। जी। अब ये पैंडेमिक से ये साफ जाहिर हो गया कि सर ना हमारे बच्चे एक्सेस कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटीज को। अरे भाई, उस्मान यूनिवर्सिटी में आप कोर्स नहीं कर सकते, आप घर में बेडरूम में बैठ के आप अपना कार्ड स्वाइप करो, एक डिप्लोमा कर लो, एक डिग्री कर लो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, प्रिंसटन में, दुनिया की उम्मुल खुरा यूनिवर्सिटी को चले जाओ, आप किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी को चले जाओ, अल्जीरिया की किसी यूनिवर्सिटी को चले जाओ, अजहर यूनिवर्सिटी को चले जाओ, कहीं से भी आप पढ़ ले सकते हैं। जी। उसके अंदर हिंदू मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं है, हर एक जी। को अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो बिल्कुल। ये जो पैंडेमिक आई है, इससे ये बात जाहिर हुई कि सर हम लोग कितने परेशानी में है इस वक्त। और हम लोगों को चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि हम लोग ट्रांजिट करें। अब मतलब ये कि हमारा ऑडियो विजुअल सेंटर है, 20 साल से ऑडियो विजुअल सेंटर है, 900 लेसन उसने बना रखे हैं। वो 900 लेसन पूरे फिल्म की शक्ल में वो अलमारियों में रखे हुए हैं। क्यों रखे अच्छा। हुए हैं? मैं वर्चुअल क्लासरूम शुरू करा था, वर्चुअल क्लास का पूरा इक्विपमेंट खरीदा था। वो वर्चुअल क्लास खरीदने का मकसद, लगाने का मकसद ये था कि ये जो 900 लेसन तैयार रखे हुए हैं, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पे हैं, हिस्ट्री पे हैं, पोइट्री के ऊपर हैं, प्रोज के ऊपर हैं, ड्रामे पे हैं, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, बॉटनी में है, हिस्ट्री में है, बुद्धिज्म के ऊपर है, क्रिश्चियनिटी पे हैं, इस्लाम पे हैं। ये सब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो मैं तो 24x7 की जो मैं बिल्डिंग बनाया था, उसके अंदर एक 200 का कंप्यूटर लैब बनाने का इरादा था ताकि बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकें। उसके अंदर एक ऑडिटोरियम है 200 बच्चों के बैठने का, उसके अंदर एक 70 mm स्क्रीन है, उसके अंदर वो वर्चुअल क्लासरूम वहां से बीम करना था। ये 900 लेसन कहाँ पे? पूरे हॉस्टल्स में बीम करना, चाहे वो देखें या ना, 24x7 चलते रहना। वही 24x7 वो पूरे लेसन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में और एफिलिएटेड कॉलेजेस में बीम करते रहना। जिनको सास भी बहू थी वो देखना है वो देखें, जिनको ये लेसन देखना है वो ये लेसन देखें। तो उससे क्या होगा? बच्चों की हैबिट बदल, बच्चों के अंदर एक नया शूर पैदा होता, और उस शूर को पैदा करने में यूनिवर्सिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब
अपॉइंटमेंट हुआ था तो मेरे बड़े भाई ये बोले थे, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। वो नोबिलिटी उसकी चलेगी, वो नोबल अफसोस। नोबल जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट चलेगा। अफसोस। हमारे कॉलेजेस जो थे वो फिलैंथ्रोपिक कॉलेजेस थे, हम्म। फिलैंथ्रोपी थी उसके अंदर। अब बिजनेस उसके हाउसेस अंदर बन गए। नहीं, अब तो खाली मनी मेकिंग मशीन्स हैं। नहीं बोलना चाहिए, बहुत बुरी बात है, लोगों को गुस्सा आएगा मुझ पे, हम्म। ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि सर, सोसाइटी की अगर आपको हेल्प करना है, अगर आपको अपनी कौम की हेल्प करना है, आपकी जनरेशन्स को आगे बढ़ाना है, तो ये सब कॉन्सेप्ट को जो है, इसकी जो अहमियत थी, इसकी हम्म। जो इफादियत थी, वो इफादियत सब जाती रही है। हम्म। अब क्या हो रहा है, मेटीरियलिज्म खूब बढ़ रहा है, हम्म। मटेरियल होते जा रहे हैं लोग, हर चीज के अंदर पैसा रुपया टका देख रहे हैं। तो हम्म। पैसा टका रुपया हर चीज नहीं है, हम्म। एक चीज होती है, उसका नाम है विजडम। जी। वो विजडम की कमी है। जी, विजडम की कमी है। आपने जो लेसन्स तैयार किए थे, जो तकरीबन आपने 200 900 वर्चुअल लेसन्स आपने तैयार किए थे, तो मैंने तैयार ऑडियो विजुअल सेंटर ने किया, ऑडियो विजुअल सेंटर। ऑडियो विजुअल सेंटर ने तैयार किए थे, जो कि यूजीसी का एक जी डिपार्टमेंट। अच्छा, तो अब वो बर्फदान की नज़र हो गए हैं, वो बीम सब नहीं अभी होते हैं। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है अच्छा, कहीं अब मसला ये आ जाता है, जो इतनी मेहनत से जो लेसन्स तैयार किए गए थे, वो जाहिर है वीडियो कैसेट पे होंगे। आप यकीन हाँ, यकीन अब उसको प्ले करना है तो उसको फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो सर, वो करना आजकल बहुत आसान है। सवाल ये है कि आपका ने बिल है नहीं है, आपका ने वर्चुअल रूम की फैसिलिटी है नहीं है। आप हाजिर फैसिलिटी तो है। कॉलेजेस में बीम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जी। ये नई टेक्नोलॉजी है सर। आईटी आईटी जो ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन और रेवोल्यूशन जो आईटी इंडस्ट्री में आया है, हम्म। उसका फायदा पूरा 100% उठाना चाहिए ना यूनिवर्सिटीज को। जी। 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 तो अब विदा लेने से पहले ब्रीफली आप क्या कहेंगे कि मौजूदा दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक मॉडल यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए? एक मॉडल यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सेल्फ असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर होना, बच्चे का एकेडमिक असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर होना, बच्चा सेल्फ लर्निंग की तरफ राग़िब होना, बच्चा जो है यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री हब से, यूनिवर्सिटी से, इंडस्ट्री से, कारपोरेट हाउसेस से रिलेट करना, बच्चा 24/7 के लिए तैयार रहना, बच्चा एकेडमिकली मॉरली साउंड होना। आज कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप जाके दादागिरी करें तो आपको नौकरी नहीं मिलती। हम्म। You have to be very courteous, you have to be very polite, you have to be very humble to them. हम्म। You have to work into 24 hours, 24/7। जी। काम कर भाई, 24/7 आपको कोई भी कंपनी, प्राइवेट हाउस भी ये 10 दिन तक नहीं रख देता, आपको एक ब्रेक देता। हम्म। लेकिन सवाल ये है, आप नहीं नहीं बोलो हम्म। भाई। मैं जब उर्दू यूनिवर्सिटी बना रहा था, फाउंडर रजिस्ट्रार था, मैं एक 10 बच्चों को ले गया था यूनिवर्सिटी से, तो उनको इस शर्त पे ले गया था कि मैं उनको ये बोलता था कि अगर मैं आपको ये बोला कि तारे तोड़ के लाओ, तो बोलना अभी ला रहा हूँ। कभी जी। ये नहीं बोलना कि नहीं ला रहा हम्म। हूँ, ये नामुमकिन है बोल के नहीं बोलना। मेरे को मालूम है नामुमकिन है, आप नहीं ला सकते, लेकिन सवाल ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो काम अध्ययन किया गया है वो करना। अच्छा। आपको जो होना है मैं देने के लिए तैयार हूँ। कभी हम्म। ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं होता। हम्म। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, 8 महीने में 70,000 किताबा 70,000 किताबों के बंडल्स बीए के भिजाया। अच्छा। तो क्या है आपका ने वो विल, कमिटमेंट, ऑनेस्टी टू द कोर, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द डे। ये आज की जरूरत है, ये मिसिंग है। जी, आपका बेहद शुक्रिया बीबीएन चैनल पर हमसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो नाजरीन, ये थे जनाब प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साहब, फार्मर वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, वो फार्मर फाउंडर रजिस्ट्रार ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपने तजुर्बे की रोशनी में मौजूदा दौर में यूनिवर्सिटी कैसी हो, इस ताल्लुक़ से बिल्कुल तफसील से बताया। और यूनिवर्सिटीज़ के हालात क्या हैं, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम का क्या हाल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, जो जिस तरह के असातिज़ा को लिया जा रहा है, जिस तरह के तलबा आ रहे हैं, उस ताल्लुक़ से भी तफसीली रोशनी डाली है। अब देखना यह है कि इस प्रोग्राम को देखकर कौन इनके सुझाव को अपनाता है और एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी तश्कील देने की
पहल करता है और फिर साथ साथ मौजूदा यूनिवर्सिटीज़ इस प्रोग्राम को देखकर इनके सुझाव को कबूल करके अपनी यूनिवर्सिटी और अपने ज़ेर असर आने वाले कॉलेजेस को बेहतर बनाए, ताकि हिंदुस्तान में तालीम पाने वाले बच्चे कोई भी बेरोज़गार ना रहे। इस उम्मीद के साथ अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।